हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और मेरे पास है आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का आज का पेपर। तो हम चलो सॉल्व करते हैं। ये सेक्शन ए मैं सॉल्व करूंगी और सेक्शन ए मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे सम देख करके भी सॉल्व करते टाइम में भी काफी ठीक लगे सम्स। ठीक मतलब इजी थे सम्स, टफ नहीं थे, कोई भी सम टफ नहीं था। और फिर आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कोई पर्टिकुलर सम टफ लगा क्या, तो बताइएगा। बिकॉज बहुत इजी, जैसे हमने अभी तक में प्रैक्टिस किया है, जैसे आपके बुक में रहते हैं उसी टाइप के बिल्कुल सिंपल से सम थे। तो लेट्स सी आपके कितने टैली होते हैं। सेक्शन ए अभी करते हैं। चलो फर्स्ट है क्वेश्चन 1 जो एमसीक्यू रहेंगे। तो इसमें पहला, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस रूट 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज, और ऑप्शन ए 2 इक्वल रियल रूट्स, बी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सी मोर देन 2 रियल रूट्स एंड डी नो रियल रूट्स। तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेकर के आते हैं, उससे हमको पता चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से मेरा वैल्यू आया -17। -17 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2, ये बैंकिंग का है। मिस्टर अनुज डिपॉजिट्स 500 रुपीज पर मंथ फॉर 18 months in a recurring deposit account at a certain rate. If he earns rupees 570 as interest at the time of maturity, then his matured amount is, matured amount क्या होता है, PN plus I, मतलब प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। या प्रॉपरली बताओ तो ऐसे पीएन प्लस आई करते हैं, 500 इंटू 18 करेंगे प्लस 570। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन है जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये हो गया कॉन्सेप्ट बेस्ड। बिल्कुल फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इसको बता दोगे, ठीक है, कोई कैलकुलेशन करके पूरा आंसर लाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है। प्रोबेबिलिटी का कौन सा ये नहीं हो सकता, देखो ऑप्शन नंबर ए ही नहीं हो सकता, बिकॉज हम करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो डिनोमिनेटर में रखते हैं वो हमेशा ज्यादा होता है, यानी तुम्हारा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। इसमें हम चारों ऑप्शन में देख रहे हैं डिनोमिनेटर खाली ए में छोटा है, यानी ऑप्शन ए कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। Okay, now number 4, the equation of the line passing through origin यानी 0,0 and parallel to the line this is, तो parallel है इस लाइन के, तो हम सबसे पहले इस लाइन का निकालते हैं स्लोप। ओके, इस लाइन का स्लोप आया मेरा -3/4, तो पैरेलल है यानी m1 इज इक्वल टू m2, पैरेलल होगा लाइन तो स्लोप सेम होगा, यानी वो भी -3/4। ठीक है, अभी हमको स्लोप पता है और पॉइंट पता है, ओरिजिन 0,0, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से हम इक्वेशन निकालते हैं। तो ये इक्वेशन मेरा आया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ मैट्रिसेस से a दिया है 0 1 1 0, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू, a स्क्वायर मतलब a इंटू a, इस तरीके से करना है ना। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करते हैं, लेट्स सी क्या आता है आंसर। तो मेरा आंसर है 1001 1001 इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन द गिवन डायग्राम कॉर्ड्स AC एंड BC आर इक्वल, ACD एंगल 120 दिया है, देन AEC मतलब ये एंगल निकालना है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCE। अगर तुम्हें ये एंगल B पता चल जाए तो एंगल E पता चल जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो हम सबसे पहले एंगल C पता करते हैं, जो कि पूरा 180 में से 120 माइनस करो 60 हो जाएगा। तो ये आया 60 डिग्री, और इसके कारण ABC और CAB ये दोनों भी हमको मिल गए 60 डिग्री ईच। तो अब हमको एंगल B चाहिए था, 60 डिग्री आ गया तो हम एंगल E निकाल सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल से। तो एंगल E हमारा आया 180 माइनस 60 120। रीजन क्या था, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यानी 120 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी था। नाउ नेक्स्ट है, द फैक्टर कॉमन टू टू पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस 4 और ये वाला पॉलिनोमियल क्या कॉमन होगा। तो चलो दोनों को फैक्टराइज करते हैं। पहले वाले को फैक्टराइज किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी माइनस बी मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब दूसरे को सॉल्व करो।
इसको सॉल्व किया तो इसके फैक्टर आए x-1, x+2 और x-2। दोनों में ही जो कॉमन थे वो x+2, x-2 है, और इन दोनों में x+2 भी दिया हुआ है, x-2 भी दिया है। इसका मतलब अब C या D दोनों ही होंगे इसमें, तो ऑप्शन ऐसा होना तो नहीं चाहिए सब में कि आपके पास 2 दिया है, बट कोई भी आप ऑप्शन टिक करो, मेरे हिसाब से तो C करो, कोई D करो, दोनों ही करेक्ट होगा, बिकॉज हमको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों ही कॉमन है। ठीक है, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि डबल है और अलग अलग दिया है दोनों, इसीलिए मैंने डी टिक कर दिया। सी भी टिक करो तो करेक्ट ही है। ओके, नाउ नंबर 8, अ मैन इन्वेस्टेड इन अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड ऑन इट्स शेयर, if the percentage return on his investment is 10%, then the shares are okay। नॉमिनल वैल्यू नहीं दी हुई है और परसेंटेज रिटर्न दिया हुआ है। परसेंटेज रिटर्न का एक फॉर्मूला है ना, इनकम ऑन वन शेयर अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर इंटू 100%, या R% ऑफ नॉमिनल वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100, ये वाला R% ऑफ NV अपॉन MV इंटू 100। अब नॉमिनल वैल्यू नहीं दिया, चलो मान के चलते हैं नॉमिनल वैल्यू अगर 100 है तो लेट्स सी मार्केट वैल्यू क्या आता है। तो मैंने सारे वैल्यूज डाले, हमारा मार्केट वैल्यू 120 आया। 100 से बड़ा ज्यादा आ रहा है, यानी कि जो शेयर्स हैं वो अबव पार है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ 9th नंबर, स्टेटमेंट 1 है, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स DEF is the circumcenter of the triangle DEF। That is true। ट्राइंगल का circumcenter जो होता है वो तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट से इक्वल होगा, क्योंकि तीनों और वर्टिसेस तक रेडियस ही होता है वो। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स इंटरसेक्ट। तो ये भी करेक्ट है। जब हम इन सेंटर बनाते हैं, इन सेंटर बनाने के लिए हमको ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल्स को हम बाइसेक्ट ही करते हैं, तो दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, नंबर 10, असर्शन में दिया है, इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1, देन कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। पहले तो हम सॉल्व करके देखते हैं ये असर्शन करेक्ट है क्या। तो देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 है, यानी साइन ए क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, तो साइन ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए लिख सकते हैं। अब हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो कॉस टू द पावर 4a को मैंने कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए लिख देते हैं, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए हो गया। यहाँ लिखा हुआ ही है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए 1 होता है, तो हमारा आ गया, यानी असर्शन तो करेक्ट है। और रीजन दिया है क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है। रीजन भी करेक्ट है, बिकॉज हम इसी को यूज करके ही असर्शन को अपने प्रूफ किए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। ओके, ना आते नंबर 11 में, लिखा है इन द गिवन डायग्राम ए बी सी यहाँ है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFG यहाँ है। ABC एंगल और EFG एंगल 60 डिग्री है, दिया हुआ है, ये रहा एंगल F और ये इधर में एंगल B, ये दोनों इक्वल है। देन द लेंथ ऑफ द साइड FG, ये साइड जो है ये पता करना है। अच्छा, ABC और EFG तो सिमिलर हैं, यानी कि एक तो B और F इक्वल है, दूसरा A ये वाला छोटा वाला और इसका E ये छोटा वाला, ये दोनों इक्वल होंगे, और C और G इक्वल है। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं पहले तो। हाँ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जब लिखा AB बाई BC इज इक्वल टू EF बाई FG, तो हमारा सॉल्व किया, FG आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, if the volume of two spheres is in the ratio 27:64, then the ratio of their radii is। दोनों का वॉल्यूम का रेशियो 27:64 है, और रेशियो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेशियो निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, एक का छोटा आर क्यूब एक का बड़ा आर क्यूब ले लिया, तो R/R मतलब स्मॉल r इज टू कैपिटल R निकालने के लिए क्यूब रूट किया हमने 27:64 का, 3:4 आंसर आया। 3:4 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो 4:3 नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में है, तो ऑब्वियसली रेशियो भी छोटा पहले बड़ा बाद में आएगा, तो ए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट है,
The marked price of an article is 1375. If CGST is charged at the rate of 4%, then the price of the article including GST is. CGST 4% है, यानी टोटल GST 4 + 4 8% है. CGST या GST मिला करके 8% GST हम ऐड करते हैं 1375 में, और हमारा आंसर आ रहा है 1485, यानी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है सॉल्यूशन सेट फॉर 0 लेस देन -x/3 लेस देन 2. x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर इज. चलो अलग अलग करके सॉल्व करते हैं. सॉल्व किया तो x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन -6. 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से छोटा है और -6 से बड़ा है, मतलब -1 -2 -3 -4 -5, यानी ऑप्शन नंबर ए. अब आते हैं नेक्स्ट में. असर्शन रीजन है. असर्शन दिया है द मीन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स इज 4.5. देखते हैं, निकाल करके पता चल जाएगा. फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स 1 से 9 तक के होते हैं. अपॉन 9 किया, मेरा आंसर 5 आ रहा है, 4.5 नहीं है, यानी असर्शन तो रॉन्ग है. रीजन बोल रहा है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. रीजन तो राइट है, यही फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन असर्शन रॉन्ग है, यानी कि assertion is false, reason is true, B होगा. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 2 में. लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x - 4 = 0. गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 सिग्निफिकेंट फिगर या कोई डेसिमल प्लेसेस में ये क्वेश्चन आते ही हैं. तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे. सबसे पहले तो फॉर्मूला के लिए ABC क्या है वो निकाल लेते हैं. ओके, A 2 है, B -5 है, C -4 है. अब यूज करते हैं फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a. वैल्यू डाल करके सॉल्व करते हैं. तो हमारा आंसर देखो 3.1375 -0.6375 आ रहा था. 3 सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे तो 3.14 और -0.638, ये हमारा आंसर होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट का. ये भी मिस्टर राव डिपॉजिटेड ₹250 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. P दिया है, N दिया है, N होगा 12 × 3 36. शी रिसीव्ड, अच्छा मिसेज राव, शी रिसीव्ड ₹10,110 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. मैच्योरिटी वैल्यू दिया है. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं. तो ये मैंने सॉल्व किया पूरा फॉर्मूला लगा करके, और मेरा आंसर आ रहा है 8% पर एनम. उसके बाद एक और क्वेश्चन था उसमें कि हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेज राव विल रिसीव इफ शी हैड डिपॉजिटेड ₹50 मोर पर मंथ एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम. ओके, तो ये आगे का पार्ट मैंने सॉल्व किया था. 50 और एक्स्ट्रा यूज किया, यानी 300 पर मंथ दे रही थी, बाकी सारी चीजें सेम थी. अब तो हमको रेट भी पता है 8 है. सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट 1332 आया, यानी कि पहले वाले इंटरेस्ट से माइनस करें. पहले वाला इंटरेस्ट ये है 138.75 इंटू आर, आर मतलब 8, तो 1110 माइनस किया, 222 ज्यादा पे करना पड़ेगा. तो पहले का आंसर 8 आया, दूसरे का आंसर 222 आया. नेक्स्ट करते हैं. ये सिमिलैरिटी का है, ये सिमिलैरिटी का है. ये ऐसा सेम सम मैंने करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो, सिमिलैरिटी का जब हम कर रहे थे, PYQ सॉल्व किए थे. PYQ में भी इसी तरीके के सम थे. लिखा है इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज 90, AB 20, AC 25, DE इज परपेंडिकुलर ऑन AC सच दैट DEA 90 डिग्री है, DE 3 है. ओके, प्रूव करना है ABC AED सिमिलर है. ABC और AED में एक तो एंगल B और E इक्वल है, दूसरा एंगल A कॉमन है. तो AA एक्सियम से बहुत ही इजीली हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये सिमिलर है. दूसरा बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ BC AD AE. BC को तो पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके सॉल्व कर लो. तो BC की वैल्यू तो आ गई हमारी 15. ओके, अभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब AB अपॉन AE इज इक्वल टू BC अपॉन ED इज इक्वल टू AC अपॉन AD. सबकी वैल्यूज डालें तो देखो क्या क्या रहेगा, यानी ये 20 अपॉन AE इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू 25/AD. चलो अब एक एक करके AD और AE दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो AE का वैल्यू आया 4 सेंटीमीटर और AD आ गया 5 सेंटीमीटर. तो नंबर B भी हो गया. अभी नेक्स्ट बोल रहा है BCED रिप्रेजेंट्स अ plot of land on a map whose actual area on the ground is 576 square meter. Then find the scale factor of the map.
उसके लिए हमको ये BCED का यहाँ फिगर में एरिया निकालना पड़ेगा, दैट इज बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया 150, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 6 आया 144, तो स्केल फैक्टर क्या होगा 576:144, यानी कि 4:1 इज रेशियो, यानी स्केल फैक्टर 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूज रूलर एंड कंपास फॉर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC। फिर हमको करना था कंस्ट्रक्ट अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल ABC। सर्कल बनाना बहुत इजी होता है, आई होप तुम लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से किया होगा। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने और फिर बस सेंटर मिल जाएगा एंड देन हमको सर्कल बनाना है, तो वो मैं बना के नहीं दिखा रही, करेक्ट ही होगा आप लोगों का आई गेस। नेक्स्ट करते हैं नंबर 2, ये मैट्रिसेस का है, बहुत सारे दे दिया एक साथ सारे एक्सरसाइजेस के मिला के। पहले A और C को ऐड करना है, वेरी इजी, जो तो आएगा -4 3 10 0। नेक्स्ट बोल रहा है B इंटू A प्लस E, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसको ये वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आंसर आया 2 6 4 12। नेक्स्ट बोल रहा है 5B, मतलब 5 इंटू दिस B, यानी कि 10 5 20 10। और अब बोल रहा है B A प्लस C, मतलब जो नंबर B में आया वो माइनस जो नंबर C में आया वो, उन दोनों को माइनस करना है ना, मतलब मेरा आंसर आया -8 1 -16 2। ओके, बहुत इजी था सारे एक्सरसाइज मिला करके। ओके, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिफ्लेक्शन नहीं, ये डिस्टेंस सेक्शन और इक्वेशन से भी आ गया। ओके, नाउ ABCD एक पैरेललोग्राम है और बोल रहा है कि यूज द ग्राफ, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B C एंड D। A B C एंड D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो A का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 3, B का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -2, C का कोऑर्डिनेट हो गया -4, -2 और D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x है -1, y है 3। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P जो है ये पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल जहां मीट कर रहे हैं वो P है, मतलब कि AC का या BD का किसी का भी एक का ले लो, P है मिड पॉइंट। हमको चारों ही पता है, A और C का मिड पॉइंट से भी कर सकते हो, B और D के मिड पॉइंट से भी कर सकते हो। मैं B और D के मिड पॉइंट से करके दिखाती हूँ। तो हमारा P का आएगा -12 ठीक है, ये कोऑर्डिनेट जो है -12 है। नेक्स्ट बोल रहा है सी फाइंड द स्लोप ऑफ द साइड BC एंड DA एंड वेरीफाई दैट दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। अगर BC DA पैरेलल है तो इनका स्लोप सेम है, स्लोप इक्वल है। तो लेट्स सी, पहले BC का स्लोप निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है स्लोप का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दोनों स्लोप निकालते हैं BCD का, दोनों का स्लोप 0 आ रहा है, यानी दोनों पैरेलल है। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC। AC जो है उसके 2 पॉइंट फॉर्मूला से हम यूज करके इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन आ रहा है 5x - 7y + 6 = 0। ओके, सो ये हमारा सेक्शन A कंप्लीट हुआ। सेक्शन B का भी मैं लेकर के आऊंगी सॉल्यूशन फटाफट, पहले सेक्शन A के आप लोग टैली कर लीजिए। ओके, मिलते जल्दी ही सेक्शन B के सॉल्यूशन के साथ। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा हुआ सेक्शन A आप लोगों सबका। ओके, बाय बाय, जय हिंद।